प्रिय विद्यार्थियों, हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि हार्मोन्स का नियमन जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जिसमें मैंने बताया कि दो तरह का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी, जिसमें बताया कि ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यदि बढ़ जाती हैं तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप टिश्यूज़ जो है वो अधिक ग्लूकोज का उपयोग करेंगे और ग्लूकोज का लेवल जो है सामान्य हो जाता है। तो इस प्रकार का कंट्रोल जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है, जिसका प्रभाव उसके जस्ट विपरीत होता है। अधिकांश हार्मोन्स का कंट्रोल जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही किया जाता है। कुछ ग्रंथियों पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो कंट्रोल है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के लेवल में वृद्धि होने पर ग्रोथ हार्मोन जो है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स जो है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। इसके सिक्रेशन बढ़ने से एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एलएच का हायर सिक्रेशन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हायर सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, अर्थात रेगुलेट करता है, जिससे ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सामान्य हो जाता है। इस प्रकार अधिकांश हार्मोन्स का रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है, जबकि कुछ हार्मोन्स का कंट्रोल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है। हमारे शरीर में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट जो नाम है वो मैं आपको बताती हूँ। हाइपोथैलेमस, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, प्लेसेंटा, किडनी, थाइमस और पीनियल ग्लैंड्स। नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम जाने तो हार्मोन्स की नेचर केमिकल होती हैं, अर्थात हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सीक्रेट होते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचकर अपना मैसेज कन्वे करते हैं। हार्मोन्स स्टेरॉयड प्रकृति के भी होते हैं, प्रोटीन नेचर के भी होते हैं और कुछ हार्मोन्स टायरोसिन अमीनो अम्ल जो होते हैं उसके डेरिवेटिव्स के रूप में भी होते हैं। हार्मोन्स के अतिरिक्त कुछ और मैसेंजर्स भी होते हैं जो हार्मोन्स के मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, अर्थात हार्मोन्स जो मैसेज टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना चाहता है उस मैसेज को टारगेट ऑर्गन और तक पहुंचाने के लिए कुछ अन्य मैसेंजर्स भी कार्य करते हैं। इन अन्य मैसेंजर्स को हम सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में सबसे पहले सदरलैंड ने 1951 में बताया था और साइक्लिक एएमपी को ही सदरलैंड ने सेकेंडरी मैसेंजर नाम दिया है। सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है हार्मोन के मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। कुछ हार्मोन्स अपने मैसेज को टारगेट ऑर्गन तक तो ले जाते हैं, लेकिन टारगेट ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर नहीं ले जा पाते हैं। तो ये हार्मोन्स अपने मैसेज को टारगेट ऑर्गन की जो सेल होती हैं उसकी सरफेस तक ले जाते हैं। उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। उन एंजाइम्स से हार्मोन संयोग करता है और उस एंजाइम से संयोग करने के बाद साइक्लिक एएमपी हार्मोन एंजाइम कॉम्प्लेक्स से संयोग करके उस मैसेज को सेल के अंदर उपयुक्त स्थान तक ले जाता है। इस प्रकार साइक्लिक एएमपी जो है वो
प्लाज्मा लेमा अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने मैसेज को, जो हार्मोन्स वाला जो मैसेज है, उस मैसेज को सेल के कौन से पार्ट तक ले जाना है वो कार्य करता है। इसलिए साइक्लिक एएमपी को हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर सेल में किस तरह से कार्य करता है एक्चुअल में, इसको यदि हम डिटेल रूप से देखें तो कई स्टेप्स में जो है सेकेंडरी मैसेंजर अपने मैसेज को आगे बढ़ाता है, जो हार्मोन्स के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले हार्मोन टारगेट सेल तक पहुंचने पर टारगेट सेल की प्लाज्मा झिल्ली से संयोग, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित सबस्टांस से संयोग करता है। ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित एडिनिलेट साइक्लेज नामक एक एंजाइम होता है, जिसके साथ संयोग करने से बनता है। इस एंजाइम का सक्रिय भाग प्लाज्मा लेमा में कोशिका द्रव्य की ओर निकला रहता है। अर्थात सक्रिय एंजाइम का जो भाग है वो प्लाज्मा लेमा से कोशिका द्रव्य की तरफ निकला हुआ रहता है। सक्रिय एडिनिलेट साइक्लेज कोशिका द्रव्य में उपस्थित एटीपी को साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार सक्रिय एडिनिलेट साइक्लेज की उपस्थिति में सीएएमपी के अंतःकोशिकीय स्तर में परिवर्तन आ जाता है। अब सीएएमपी द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है और यह हार्मोन द्वारा दिए गए संदेशों को कोशिका की उपापचय यंत्रावली तक पहुंचाता है। वास्तव में सीएएमपी अंतःकोशिकीय घटनाओं के क्रम को उत्तेजित करता है। सर्वप्रथम सीएएमपी प्रोटीन काइनेज को आगे की क्रिया के लिए सक्रिय करता है। इसके बाद एक एंजाइम सक्रिय होते चले जाते हैं, जो अंत में कोशिका के क्रियात्मक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सीएएमपी एक एंजाइम सोपानी प्रक्रम है जिसको उत्तेजित करता है। कुछ कोशिकाओं में एंजाइम का एक प्रकार का सेट व कुछ में दूसरे प्रकार का सेट पाया जाता है। इसलिए सीएएमपी विभिन्न लक्ष्य अंगों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रेरित करता है, जैसे विशिष्ट अंतःकोशिकीय रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण को प्रेरित करता है, कोशिकाओं द्वारा सिक्रेशन को उत्प्रेरित करता है अर्थात स्टिमुलेट करता है, कोशिका झिल्ली की परमेबिलिटी को परिवर्तित करता है और दूसरे संभावित प्रभाव जो है वो भी साइक्लिक एएमपी के होते हैं। उदाहरण के लिए थायराइड कोशिका में साइक्लिक एएमपी थायरोक्सिन व ट्राइआयोडोथायरोनिन के निर्माण को स्टिमुलेट करता है। साइक्लिक एएमपी एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिका में एड्रिनोकोर्टिकोस्टेरॉन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। साइक्लिक एएमपी के अतिरिक्त कुछ और भी द्वितीयक संदेशवाहक होते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस जो कोलोमोडिलिन द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, और इनके अलावा जीएमपी गुइनोसिन मोनोफॉस्फेट जो साइक्लिक गुइनोसिन मोनोफॉस्फेट अर्थात सीजीएमपी के रूप में ये साइक्लिक एएमपी की तरह कार्य करता है। इसी तरह से आइनोसिटोल फॉस्फेट जो है वो भी साइक्लिक एएमपी की तरह कार्य करता है अर्थात द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हार्मोन द्वारा दिए गए मैसेज को ये सेकेंडरी मैसेंजर्स टारगेट सेल के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।